अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक होगा वो है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप खुद सीखते हैं, जैसे कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कैसे लगाना है, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। बुक्स में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है, लेकिन वो इंसान को उसी तरह से याद नहीं होती कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो आप सीखते हैं तो वो आपके जहन में हुक बन जाता है उसके हवाले से। और जब भी आप फील्ड में जाते हैं ना, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको फिर वो चीज़ याद आती रहती है कि हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर ये काम आपने करना है, ये गोल अचीव करना है, तो इसके लिए ये कॉजेशन चाहिए, ये अगर कॉज होगा तो उसके लिए मैं ये मैनूवर करूँगा तो उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह से ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन नहीं है, ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है ना पैदा कर देती है, क्योंकि ये जो आम सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी है उससे भी अलग है और जो इन्वेजिव वेंटिलेशन है उनसे भी अलग है। अब यहाँ पे मैं जनरल चीज़ें डिस्कस करूँगा कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन आप एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन से ऐसी वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नॉन इन्वेजिव लगाएंगे। सही है, तो जनरली हम इनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और आप ये नोट्स बना लें कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने देखनी है, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या करना है, नॉन इन्वेजिव लगाना है कि नहीं। इसका सिंपल मतलब ये है कि इंडिकेशन ऑफ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन क्या होंगे अगर आपके पास रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, GCS, उसकी न्यूरोलॉजी कैसी है, वो अवेक है कि नहीं है। सिंपल मैं बता देता हूं, अगर मोर देन 7 GCS है तो आप लगा सकते हैं विद कॉशन। इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि GCS 7 से ऊपर हो तो हम क्यों लगाते हैं, ये मैं नहीं जा रहा अभी। दूसरा आपके पास ऑप्शन, पेशेंट इरिटेबल तो नहीं है। अगर पेशेंट इरिटेबल है तो नहीं लगाएंगे, अगर पेशेंट इरिटेबल नहीं है तो लगाएंगे। सही है। तीसरी बात, अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आ जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लिनिकल साइड से रिलेटेड है, वो है ABGs। ठीक है, लेट से आपके पास जो इंडिकेशन है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। आपने ये दो चीजें तो देख ली हैं कि GCS भी इम्प्रूव्ड है, इरिटेबिलिटी भी नहीं है, पेशेंट इरिटेबल नहीं है, वो मास्क नहीं हटा रहा, वो इस तरह से सर नहीं हिला रहा, उसकी जो मास्क की फिटिंग है वो आसानी से हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें तो आपने एक्सक्लूड कर दी हैं। अब थोड़ी सी क्लिनिकल साइड पे अगर आ जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, ABGs है। आप ABGs में क्या करेंगे, pH देखेंगे, PCO2 देखेंगे, सही है, साथ में PO2 देखेंगे। ये रेस्पिरेटरी फेलियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या ये नॉर्मल रेंज में है, हाँ या ना? क्या ये नॉर्मल रेंज में है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज में है, क्या pH नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। सही है, ये नॉर्मल रेंजेस आपने देखनी है। अब एक चीज को हम ले लेते हैं, PO2 को ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। लेट से PO2 हमारे पास क्या है, कम है, कम। अभी पहले हम इसको जो है ना वो कर देते हैं, एबनॉर्मल कर देते हैं, ये कम है, और जो pH एंड PCO2 है वो नॉर्मल है। तो इसके लिए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपल ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। सिंपल ऑक्सीजन आप NRM के जरिए भी दे सकते हैं, सिंपल फेस मास्क के जरिए भी दे सकते हैं, व्हाटएवर। सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन में आपके पास pH PCO2 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल यहां पे नहीं है। मतलब क्या कि PCO2 इलिवेटेड है और pH हमारे पास डाउन है। तो इसकी स्पेशल इंडिकेशन क्या हो गई कि इस तरह की कंडीशन में हम क्या करेंगे, NIV लगाएंगे। क्लियर हो गई बात।
ये लगाएंगे बस, इसमें कोई और क्वेश्चन है ही नहीं कि अगर आपके पास एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट आ गया है और वो आपके पास क्या है, उसकी पीएच भी डाउन है और PCO2 भी एलिवेटेड है और साथ में GCS और इरिटेबिलिटी की जो है ना वो साइंस बिल्कुल ठीक है, वो ये दो साइंस जो है ना बिल्कुल ठीक है, साथ में ये मसला है, NIV लगाएंगे, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। सही है, NIV लगाएंगे, ये एक तो ये इंडिकेशन हो गई। अब दूसरी बात, अब आ जाते हैं थोड़ी सी एक और चीज की तरफ। यहां पे हमारे पास एक और चीज डिस्कस होती है जिसको हम कहते हैं PF रेशो। PF रेशो का क्या मतलब है, PO2 डिवाइडेड बाय FiO2 मींस आपके पास PF रेशो कैसा है। PF रेशो हम मोस्टली ARDS के लिए यूज करते हैं। PF रेशो का मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट्स से एक पेशेंट जिसकी आपने ABGs कर दिए, ठीक है, ABGs आपने कर दिए, रिजल्ट में आपके पास PO2 क्या आया है, रिजल्ट में आपके पास PO2 आ गया है 55, चलिए 55 कर देते हैं, ठीक है। और अब ये पेशेंट अभी आपने जो किए हैं NRM पे है, किस चीज पे है, NRM पे है, तो NRM पे वो उसको 60% ऑफ FiO2 जा रही है। क्लियर हो गई बात। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी PF रेशो निकालेंगे। तो अगर हम इसकी PF रेशो निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ गई है, 91 इसकी PF रेशो आ गई है, 91 इसकी PF रेशो क्या आई है, 91। अब ये चीज आपने याद रखनी है, 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक, 200 से लेके 300 तक, ये आपके पास वैल्यूज होती है। अगर आपके पास PF रेशो 1 से लेके 100 तक है तो ये माइल्ड है, माइल्ड ARDS आप इसको कह ले या माइल्ड ARF आप इसको कह ले। अगर 100 से 200 तक है तो ये आपके पास मॉडरेट है। अगर सॉरी ये मैंने आपको उल्टा बता दिया, ये इस तरह से, अगर लेट से 200 से लेके 300 तक है तो ये आपके पास क्या हो गई है, माइल्ड हो गई है, सही है। अगर 100 से 200 तक है तो ये मॉडरेट, और अगर 1 से लेके 100 तक है तो ये आपके पास सवेयर ARDS आप इसको कह ले या सवेयर ARF आप इसको कह सकते हैं। अब आपके पास 91 आया है तो इसका मतलब ये है कि NRM पे जो आप 60% ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये जो 60% NRM पे आप दे रहे हैं ना, ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं, ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। जब भी PO2 की बात आती है तो मतलब टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो 60% से अबव तो आप नहीं दे सकते ना, 60% से अबव दे सकते हैं NRM के जरिए, नहीं। अगर नहीं दे सकते, ठीक है, और कुछ बुक्स कहते हैं कि इसमें 100% भी आप जो है ना अगर तेज कर ले तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें इशू क्या होगा, उसमें इशू ये होगा कि उसमें लीक्स बहुत ज़्यादा होती है। जब उसमें लीक्स बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मसला कहाँ पे आ जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के जरिए। खैर उसमें नहीं जाते। लेट्स से NRM के साथ उसकी PO2 55 आ रही है, आपने PF रेशो निकाल लिया, 91 आ गई है, 91 के जरिए ये सवेयर ARDS या सवेयर ARF में, तो आप फिर क्या करेंगे, आप जाएंगे CPAP की तरफ, मींस आप जाएंगे NIV की तरफ। क्लियर हो गई बात। अब अगर आप इस चीज को देख लें, इसके साथ एक और चीज भी लिंक्ड है, मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर लेता हूं। लेट से इंडिकेशन आपके पास, आपसे कोई पूछ ले कि एक पेशेंट है, उसको आप कब NIV लगाएंगे, तो आप उसको कहेंगे कि GCS अगर मोर देन 7 हो, पेशेंट इरिटेबल ना हो, ठीक है, या चांसेस ऑफ एक्सपायरेशन ना हो। क्लियर हो गई बात।
साथ में हम एबीजीज देखेंगे। अगर एबीजीज में पीएच और पीसीओ2 में इशू है तो ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इशू है। अगर PO2 में सिर्फ इशू है तो ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। अगर लेट से PO2 हमारे पास कम है, पीएच और पीसीओ2 नॉर्मल है, तो हम ऑक्सीजन लगाएंगे। अगर आप ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन में आपके पास क्या आ सकता है, नेजल कैनुला, SFM, NRM और साथ में CPAP भी। CPAP और इन चीज़ों को लगाने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि ये हमारे पास कौन सा ARF है, इसके लिए आप PF रेशो करते हैं। PF रेशो से आपको पता चल जाएगा कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर है। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। PO2 क्लियर हो गया, PCO2 एंड pH। अगर pH डाउन है, PCO2 एलिवेटेड है, नॉर्मल नहीं है, तो हम NIV लगाएंगे। NIV क्यों लगाएंगे? ताकि जो PCO2 बॉडी में इंक्रीज हुआ है वो बाहर चला जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हम किस चीज को कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेशन प्लस वेंटिलेशन खराब हो जाए। तो वेंटिलेशन को इंप्रूव करने के लिए फिर क्या हम करेंगे, आप NIV लगाएंगे। मेरे ख्याल में इससे आसान कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये तो टेस्ट से रिलेटेड हो गई चीजें। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लिनिकल, अगर एक लेट से आपने टेस्ट नहीं किए, आपको नहीं पता एबीजीज हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन आप क्लिनिकली पेशेंट को देख लें, तो आप क्लिनिकली किस तरह से मैयर करेंगे कि हाँ इसको लगाना है कि नहीं लगाना। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, यूजेस ऑफ एक्सेसरी मसल्स। एक्सेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब एक बंदा सवाल करेगा कि ये एक्सेसरी मसल्स क्या भला होती है, तो इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे कि एक्सेसरी मसल्स में कौन कौन से मसल्स है, लाइक स्क्लीन मसल है, स्टर्नोक्लेविमोस्टाइड मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। ये सारे मसल्स जो एक्सेसरी मसल्स कहलाते हैं, इनका काम क्या होता है, इंस्पिरेटरी मसल्स कौन से होते हैं, एक्सपिरेटरी मसल्स कौन से होते हैं, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहे हैं तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन फॉर द इंडिकेशन ऑफ NIV। ठीक है, अगर लेट से एक्सेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं, लाइक आप वो इस तरह से सांस ले रहे हैं, तो ये जोर से वो सांस ले रहे हैं ना, तो ये सारे मसल्स जो हैं ये आपको नजर आएंगे कि वो यूज हो रहे हैं। एब्डोमिनल मसल्स यूज होंगे, जब वो यूज होंगे NIV लगाएंगे, इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन दो चीजें आपने जहन में रखनी है। अगर एक्सेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं लेकिन GCS इरिटेबिलिटी, ये दो चीजें याद रखनी है। GCS डाउन है तो फिर नहीं लगा सकते, इरिटेबिलिटी है तो नहीं लगा सकते। सही है, लेकिन जब भी मैं आपको कहूंगा ना कि एक्सेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट GCS इंप्रूव्ड है, इरिटेबिलिटी नहीं है, एक्सेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं। इसके अलावा पेशेंट अगर पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग कर रहा है, पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग का मतलब क्या है, पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग का मतलब ये है कि अगर पेशेंट इंस्पिरेशन कर रहा है, तो अगर मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं तो चेस्ट कैविटी को बाहर जाना चाहिए। अगर मैं एक्सपायरेशन कर रहा हूं तो चेस्ट कैविटी को अंदर जाना चाहिए। लेकिन पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग में क्या होगा कि ये सब कुछ आगे पीछे होगा, उलट होगा, नॉर्मल नहीं होगा। इसको पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं। तो ये भी एक है। अगर लेट्स से एक पेशेंट जो है ना वो आपके पास टैकेप्निक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है ना वो मोर देन 25 है या मोर देन 30 है, तो इसमें आप NIV लगाएंगे। जो भी हो जाए NIV लगा दे, क्योंकि अगर पेशेंट आप कहेंगे कि यार इसकी तो अभी 25 चल रही है, ये इतनी ज़्यादा तो नहीं है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 12 से 18 है या 12 से 25 है। चले लेट्स से अगर एक पेशेंट 25 पे भी है तो वो पहले 25 पे ब्रीथ लेगा, ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो थक जाएगा, जब वो उसकी जो मसल्स होती हैं ना वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो फिर ये 25-55 पे पहुंच जाएगा। सही है, तो ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा लेट से अगर एक पेशेंट डिस्पनिक है या COPD का है, तो वो तो ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया है कि इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है फॉर द यूज ऑफ NIV। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
कि अगर एक पेशेंट आ गया है, पेशेंट आप इन 3 चीज़ों से जो है ना वो मैयर करेंगे। अगर GCS इम्प्रूव्ड है, इरिटेबिलिटी नहीं है, ABGs करेंगे, देखेंगे कि PO2 का मसला है या PCO2 का मसला है, टाइप 1 का मसला है, टाइप 2 का मसला है। अगर जिसका भी है PF रेशो निकालेंगे। PF रेशो निकालेंगे तो PF रेशो में आपके पास क्या होगा, PF रेशो में आपके पास ये नज़र आ जाएगा कि ये पेशेंट कितना सवेयर ARDS में है या सवेयर ARF में है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना वो दे देता हूँ। ये एक्सपर्ट्स के लिए ये जो है ना आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए, होना नहीं चाहिए। अगर एक पेशेंट, लेट्स है ये आपके पास एक पेशेंट है, आपने इसकी ABGs कर दी है, ठीक है। अब ABGs में pH क्या है 7.30, PCO2 आपके पास है 55, PO2 आपके पास PO2 आपके पास है 50। क्लियर हो गई बात। ये 3 चीजें मैं आपको दे देता हूं। इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, CPAP लगाएंगे या B लेवल लगाएंगे या BiPAP लगाएंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपल डिफाइन करें कि pH आपके पास कम है तो क्या मसला होगा, PCO2 कम है तो क्या, ज़्यादा है तो क्या मसला है, साथ में PO2 भी कम है तो क्या मसला है। इसमें आप क्या लगाएंगे। इंशाल्लाह ये जितनी भी चीज़ें मेरी जहन में आएंगी ना, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इसमें मैं बनाऊंगा वीडियोस। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो क्लिनिकल से रिलेटेड होती हैं, क्लिनिकल साइड से रिलेटेड होती है, जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इस पे हम 3-4 क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास एक्सेसरी मसल्स है, GCS है, ABGs है, जिसको आप मतलब आपको कमांड होना चाहिए इन चीज़ों पे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।